सुबह 7 बजे रवींद्र उठे। सबसे पहले उसने ये किया कि उसने कार मालिक के बारे में किसी भी अपडेट के लिए अपना फ़ोन चेक किया। जिस संदेश की उसे आशा थी वह वहाँ नहीं था। सुबह 10 बजे वह तैयार होकर थाने चला गया। जैसे ही वह अपने केबिन में दाखिल हुआ और सीट पर बैठा, उसने कांस्टेबल को बुलाया। कांस्टेबल उनसे इजाज़त लेकर अंदर आया और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए रवींद्र को सलाम किया, जैसे उसने मामले का खुलासा कर दिया हो। कांस्टेबल ने कहा, सर, कार का मालिक हेमंत भाई सागर है, और कहा कि वह पास के गांव राजगढ़ में रहता है और उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें सभी विवरण अंकित थे। रवींद्र ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। प्रताप ने फ़ोन उठाया और आश्चर्य से पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी। तो सब कैसा चल रहा है? प्रताप ने पूछा। क्या आप अभी तक किसी लड़की से मिले हैं, या फिर अभी भी एक अकेला भेड़िया? रवींद्र ने अपनी आंखों में एक अजीब सी उदासी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं यार, अभी भी सिंगल है और घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं है। फिर रवींद्र ने प्रताप से पूछा, क्या आप मेरे लिए एक पता देख सकते हैं? प्रताप ने कहा, पक्की बात है, मुझे दे दो, मैं यथाशीघ्र इसकी जांच कराऊंगा। जब वे बात कर रहे थे, कांस्टेबल दौड़कर अंदर आया और बोला, सर सर सर, कृपया मेरी बात सुनें। रवींद्र ने प्रताप से कहा कि वह थोड़ी देर बाद फ़ोन करेगा और अगर प्रताप को कुछ मिले तो कृपया उसे बताना। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, कांस्टेबल ने कहा कि सूरज सिंह जागीरदार अपनी भव्य हवेली में मृत पाया गया है। ये सुनकर रवींद्र हैरान रह गया, क्योंकि वह एक अच्छा आदमी था और समाज के लिए बहुत अच्छे काम करता था। वे दोनों केबिन से बाहर निकले और एक साथ जीप में सवार हुए। कुछ ही देर में वे हवेली पहुंच गए। गेट के सामने भारी भीड़ थी, लेकिन किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। रवींद्र ने हवेली का विशाल पुराना गेट खोला। अचानक रवींद्र को बहुत बुरा लगा। वह समझ नहीं सका, लेकिन उसे यह डरावना और दुखद लगा। सामने वाले दरवाजे के ठीक सामने एक नौकर जोर जोर से रो रहा था। रवींद्र उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसके कंधे को छुआ, वह कांप गया और उसकी आंखों में ठंडा भय छा गया। वह बिना कुछ बोले रवींद्र को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान उसके वश में नहीं थी और वह बस बड़बड़ाता रहा। रवींद्र को सिर्फ एक शब्द भूत के अलावा ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। क्या सच में भूत होते हैं? ये सोचकर रवींद्र हवेली में आगे बढ़ गया। फोरेंसिक टीम पहले से ही वहां मौजूद थी और सत्या भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि शव ऊपर के कमरे में मिला है। वे दोनों वहां गए। जैसे ही रवींद्र कमरे में दाखिल हुआ तो ठिठक गया। उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पूरा कमरा खून के छींटों से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच सूरज सिंह का शव रस्सी के सहारे लटक रहा था। सिर शरीर के बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ था। शव की पूरी पीठ पर खरोंच के निशान थे। घावों से अभी भी खून टपक रहा था। टांगे गुंथी हुई रस्सी की तरह एक दूसरे में उलझी हुई थीं। देखने से पता चलता है कि दोनों पैरों की एक एक हड्डी बेरहमी से तोड़ दी गई थी। रवींद्र चेहरे की जांच करना चाहता था, इसलिए उसने सावधानी से फर्श पर सूखी जगह में कदम रखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे ठंड लग गई। वो एक निडर व्यक्ति है, लेकिन ये दृश्य आतंक से परे था और रवींद्र को भी दर्द और भय महसूस हुआ। दोनों आंखें अपनी अपनी सॉकेट से बाहर निकालकर नस से लटका दी गई थीं। दोनों चूजों में कोई मांसपेशियां नहीं बची थीं और पूरा जबड़ा बिल्कुल कंकाल जैसा दिख रहा था। शव के ठीक नीचे मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। रवींद्र के साथ आया सिपाही सीधे वापस भागा और उल्टी कर दी। ऐसा भयावह दृश्य देखकर रवींद्र भी अंदर से डर गया। वह जानता था कि उसे लंबे समय तक इस बारे में बुरे सपने आते रहेंगे। वह बस स्तब्ध था और शव को ऐसे घूर रहा था मानो उसकी आंखें उस पर चिपक गई हों। सत्या की टीम के एक सदस्य ने पूछा, सर, क्या आप एक तरफ हटेंगे क्योंकि मुझे तस्वीरें लेनी हैं? रवींद्र ने अचेतन अवस्था से बाहर आकर हाँ हाँ कहा। उसकी नज़रें सत्या से मिली और दोनों ने एक दूसरे को चर्चा के लिए कमरे से बाहर जाने का इशारा किया।
इतनी भयानक मौत क्यों? दिए गए पते पर प्रताप को क्या मिलेगा? सभी उत्तर जानने के लिए कृपया अगला भाग पढ़ें।